सुरक्षित वापसी होगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जरा देखिए, कतर में फांसी की सजा सुनाई गई। 8 भारतीय जो 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं, उनको वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। फिलहाल आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। 2022 से ये 8 जो भारतीय हैं, ये वहां जेल में बंद हैं और अब फांसी की सजा हुई। फिलहाल आरोप नहीं बताए गए कि किस आरोप में फांसी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने इस पर ऐतराज जताया है। अब ये 2 तस्वीरें जरा देखिए। इस मामले में देश में राजनीति हो रही है, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि सरकार इस पर क्या कर रही है, और दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है, विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि कतर से ये बात उठाई जाएगी उसके सामने, और जो भी मुमकिन मदद परिवारों को होगी वो दी जाएगी। और यहां हमारे 5 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि कतर से भारतीयों की सुरक्षित वापसी कब होगी, कब वापस लाए जाएंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या इजरायल का बदला भारत से कतर ले रहा है, भारत से लेगा। तीसरा सवाल यह है कि आतंकियों पर रहम किया जा रहा है और भारतीयों पर सितम किया जा रहा है कतर के अंदर। कतर का फैसला क्या सिर्फ एक साजिश है? टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कतर के आतंकवाद प्रेम का हिसाब कब होगा, यह भी बड़ा सवाल है कि चाहे तालिबान हो या दूसरे आतंकी संगठन, वहां से मदद मिलने की बातें सामने आती रही हैं। और कतर की एक अदालत ने अब 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी है। इस फैसले पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। खास बात यह है कि कतर ने इन भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। 8 भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम मौत की सजा सुनाई जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दलों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले भारत सरकार ने कतर की सरकार से अपील की थी कि वो भारत के इन नागरिकों पर दया दिखाए और उन्हें छोड़ दे। दरअसल ये भारतीय अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अब तक आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। सभी भारतीय कतर की अल दहरा कंपनी में काम करते थे। इस बीच पूरे मामले में देश में सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। उन आरोपों के लिए जवाबदेह ठहराया गया है जिन्हें कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक भी नहीं किया। हमारी सरकार को उनकी रिहाई के लिए सभी विकल्प तलाशने चाहिए। फिलहाल कतर की अदालत के फैसले पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है। भारत कतर के सामने भी इस मुद्दे को उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही दीपक वोरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी आपका। लेकिन पहले सवाल प्रणय आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इस मामले में आरोप सार्वजनिक तो कतर की तरफ से किए नहीं गए अब तक, इसलिए ज्यादा डिटेल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन 8 भारतीयों को पहले तो ये बताइए कि ये 8 भारतीय कौन है, वहां पर क्या करते थे और किस तरह ये कैद में चले गए। देखिए, जैसे आप जानते हैं ये पूरा मामला संवेदनशील है और ये पूरा मामला सवालों के घेरे में या चिंता के घेरे में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा तथ्य जो है ना तो भारत सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, ना कतर सरकार ने, ना कतर की किसी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आपके सामने है। पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत स्केची डिटेल्स हैं। लेकिन कतर का मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है उसमें कथित तौर पर जासूसी के आरोप हैं। हालांकि जासूसी के आरोप यदि इतने गंभीर हैं कि किसी को सजाए मौत दी जा सकती है, और एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को नहीं बल्कि 8 लोगों को एक साथ, तो आप समझिए कि ये जो मामला है उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और इसीलिए भारत के अंदर चिंताएं भी हैं, सवाल भी हैं, और इसीलिए भारत सरकार लगातार वो तमाम जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रही है। ये मामला करीब अगस्त 2022 के अंदर राम सामने आया था, जिसमें अल दहरा टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसके अंदर ये तमाम लोग, जो ये 8 पूर्व सैनिक है भारत के, भारतीय नौसेना के, इसके अंदर कई 2 कैप्टन रैंक और 5 कमांडर रैंक अधिकारी रहे हैं भारतीय नौसेना के अंदर। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये अपनी एक्सपर्टीज के कारण इन्हें हायर किया था कतर की इस कंपनी ने, और जिसके कर्ता धर्ता एक ओमान के पूर्व जो सैनिक थे, पूर्व अधिकारी थे, जो सैन्य अधिकारी थे, वो इस कंपनी को चलाते थे और इनकी एक्सपर्टीज के कारण इन्हें वहां पर हायर किया गया था।
और उसके बाद अचानक अगस्त 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है, भारत सरकार को सूचित नहीं किया जाता है कि इन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। उसके बाद जब परिवार परेशान होता है, परिवार फोन करता है, तब पता चलता है कि इन्हें पकड़ा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे खुलना स्वाभाविक रूप से आगे आया और इसके अंदर भारत सरकार की तरफ से काउंसलर एक्सेस लिया गया। उसके बाद मार्च 2023 के अंदर कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है और इसके अंदर उसके बाद 4 हियरिंग के बाद इन्हें सजाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2022 के अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि इस मामले को लेकर कतर सरकार के साथ उच्चतम स्तर के ऊपर संपर्क किया जा रहा है, हम लगातार इसे फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि ये भारत की पूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस मामले को पूरी संवेदनशीलता और पूरी प्राथमिकता के साथ फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का फैसला आया है राम, वो निश्चित रूप से भारत को झटका देने वाला है और भारत के लिए कई गंभीर चिंताएं खड़ी करने वाला है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी का ना होना, कतर का चीजों को सार्वजनिक न करना और अभी भी अपील के जो ऑप्शंस हैं वो जरूर भारत तलाश रहा है, लेकिन भारत जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं। दीपक वोरा साहब, आप इस चीज को बेहतर समझते होंगे। हर देश के लिए कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम ग्रे एरिया कहते हैं, जिन पर ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। कतर वो तो कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला भी सामने ना आना, किन आरोपों में आपको फांसी दी जा रही है उनके बारे में भी डिटेल्स ना देना, और दूसरी बात, जब इजराइल के साथ हमास का युद्ध चल रहा है उस वक्त भारत के लोगों को फांसी की सजा सुनाना, क्या टाइमिंग को लेकर आपको आपके मन में सवाल आते हैं? हमारे अनुसार बहुत अच्छा लगता है जब आप मौका देते हैं, और उपाध्याय साहब से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूं, उनकी जानकारी बेमिसाल है। ये मैं राजदूत रहा हूं उस इलाके में सर, और मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अपना तजुर्बा क्या है। जब ऐसी कोई चीज होती है, सबसे पहले हम कॉन्सुलर एक्सेस मांगते हैं। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब होता है कि हमारे दूतावास के लोग जाके बातचीत करते हैं। कोई भी भारतवासी हो जो दूसरे देश में जेल में हो, तो जाके पूछते हैं भाई खाना पीना मिल रहा है, तेरे को पिटाई तो नहीं हो रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको कॉन्सुलर एक्सेस के वो हमें मिला है जी। दूसरा, फिर हम देखते हैं कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं, यानी एक कचहरी ने सजा सुनाई है तो उस कचहरी के आगे उससे ऊपर कौन सी कचहरी हम वो देखते हैं। और तीसरे में फिर हम डायरेक्ट पॉलिटिकली बातचीत करते हैं कि भाई कतार के भाइयों, 2014-2017 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने जूते मार के आपको अलग कर दिया था। उस समय आप मेरे पास दौड़े आए थे भारत के पास, खासतौर 2017 में आपने अनाज मांगा था मुझसे, जो मैंने बिना संकोच आपको दिया था। तो ये चीजें याद रखिए, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। कुछ समय पहले सर, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, कतार के जो पुराने अमीर थे वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहे थे ये आतंकी संगठनों के साथ, और उनको निकाल दिया था। पैलेस को हुआ था तो उनके बेटे नए अमीर बन गए थे। ये चीजें चलती रहती हैं इन अरब देशों में, और ये कभी भी कोई चीज पब्लिक व्यू में टोटली नहीं आती। लेकिन हम लोग जो उस देश में, उस इलाके में इंटरेस्ट रखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है सर कि हमने जो पहला कदम उठाया होगा वो हमने कॉन्सुलर एक्सेस लिया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आपको क्या कहा गया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा, फिर हम आप लीगल ओपिनियन देख रहे हैं, कतार में भी हमने वकील रखे होंगे। और तीसरा, फिर आपके विदेश मंत्री जिनकी बहुत अच्छी छवि है, वो बात करेंगे अपने कतारी काउंटरपार्ट से। और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर जिनको कतार ने सम्मानित किया था, हो सकता है वो भी बात करें। अब यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन भारत को करना चाहिए, और टाइगर लोग, आप लोग विदेश नीति के बारे में जानते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते, भारत को क्या करना चाहिए, फौज भेज दूं वहां पर? ये चीजें कहने, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन हम लोग इन चीजों को, मैं भी सूडान में रहा हूं सर, हमारे भी कुछ लोग थे जेल में, उनको बोला था हमने बातचीत करके कि भाई इनकी क्या गलती है बताइए। फिर जब पूरी बातचीत हो गई, बोले मिस्टर एम्बेसडर हम छोड़ रहे हैं। ये मैंने आर्मीनिया में बहुत सारी जगह में मैंने देखा है, तो नाइजीरिया में मैंने देखा, वो छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं अच्छा चलिए ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने जेल में रहे, अब इनको जाने दीजिए, वापस डिपोर्ट कर देते हैं। अब ये लोग साल से ज्यादा है वहां पर, तो कतार भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सिस्टम जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। और जो मीडिया में आया सर, मैं नहीं कहता कि ये सच है, आरोप यह है कि कतार कुछ सबमरीन्स खरीद रहा था इटली से, और ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इस समय जब इसराइल हमास का जंग चल रहा है, तो इसके भी एक अपने मायने, क्योंकि हमास का एक चाचा ताया जो भी है वो बैठा हुआ है कतार में। आपको ये भी मालूम है कि तालिबान का जो जंग हुआ था उसमें वो सारी उनकी लीडरशिप कतार में बैठी थी, अभी तक उनका दफ्तर भी वहां पे। एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, अगर कतार के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 72 साल की मेरी उम्र है, बहुत तजुर्बा है। सऊदी अरेबिया शुरू में आतंकियों को पैसे देता था कि भाई मुझ पे कुछ मत करो, बाहर जाके जो करना है करो, लेकिन फिर आतंकियों, आपको याद है 79 में जब दोनों मस्जिद हराम को उन्होंने सीज कर लिया था, मक्का और मदीना को, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ने इरादा बदल लिया कि अब मैं लड़ूंगा
आतंक के बरखिलाफ। तो मेरी राय कतार के लोगों से ही है, मैं तो बहुत से उनको वहां के राजदूतों को जानता हूं कि ये मत करिएगा, क्योंकि अगर सारी दुनिया में आपकी छवि बनती रही कि आप आतंक का साथ देते हैं तो ऐसा तमाचा पड़ेगा कि आपकी 12,000 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और प्रणय, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त कतर के पॉलिटिकल इंटेंशंस क्या हैं। हो सकता है कि मामला गंभीर हो, उनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा विषय हो, लेकिन फिर भी आरोप तो बताने पड़ेंगे ना, जानकारी देनी पड़ेगी, परिवारों तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि आपके लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों उनको हम सजा सुना रहे हैं, और उसके आगे क्या क्या हो सकता है। तो क्या कौन कौन सी गुंजाइश है और पॉलिटिकल इंटेंशंस इस वक्त क्या नजर आते हैं? बिल्कुल ठीक कहा राम आपने, और इसमें यही इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए चिंताएं ज्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है। यदि आरोप इतने गंभीर हैं और आप एक ग्लोबल सिस्टम में काम करते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करते हैं, जहां पर आपको ये बताना चाहिए कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं कि सजाए मौत दी जा रही, तो आखिर वो कौन से आरोप में, क्या उसकी गंभीरता है। अभी तक कोई सार्वजनिक बयान न तो कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, न कतर की कोर्ट्स का कोई वर्डिक्ट जो है इस पूरे मामले के अंदर जो आया। हालांकि ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट का है, इसके बाद जो हायर कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट है और कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है, जो कि सर्वोच्च अदालत है कतर की, वहां पर भी जहां अपीलेट कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जा सकती है, उसका भी लीगल विकल्प है। लेकिन इस लीगल लड़ाई के अंदर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, कितना आगे का इसमें रास्ता हो सकता है, अभी तक का जो अनुभव रहा है वो बताता है कि कतर किसी तरीके से सुनवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना तो इन्हें बेल दी गई है, न तमाम जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके परिवारजनों को मिलने की इजाजत दी गई है। कुछ लोगों को मिलने की जरूर इजाजत दी गई थी, लेकिन सभी को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और पॉलिटिकल टाइमिंग। जी न्यूज़।